सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नोट करेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ ए Carnot heat engine is 1/6 on reducing the temperature of sink by 100 degree centigrade and source temperature remains unchanged. The efficiency increases to 1/3. Find the temperatures of source and sink. Suppose the temperature of source and sink are T1 and T2. सोर्स टेम्परेचर केल्विन स्केल पे T1 और सिंक टेम्परेचर T2. सोर्स टेम्परेचर फिक्स है और सिंक का टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर रहा है. तो इनिशियली जब आप टेम्परेचर T1 T2 ले रहे हैं तब इफिशियंसी 1/6 है. 1 माइनस T2 by T1 दिस 1/6. अब सिंक टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेंगे तो केल्विन स्केल पे भी सेम फैक्टर से चेंज होगा सिंक का टेम्परेचर. यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है. सोर्स टेम्परेचर सेम है और इफिशियंसी किस फैक्टर को अप्रोच करेगा वो आप यहाँ पे गिवन है 1/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस T2 by T1 माइनस और ये माइनस से प्लस 100 by T1. और ये 1 माइनस T2 by T1 की वैल्यू आप यहाँ से प्लेस करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 100 by T1. 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 100 by T1. ये सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो 1/6 में कन्वर्ट हो गया. केल्विन स्केल पे ये सोर्स टेम्परेचर आपको कंफर्म हो गया. अब इस एक्सप्रेशन में प्लेस करके आप सिंक का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं. बोथ टेम्परेचर्स आपको यहाँ पे फाइंड हो गए सोर्स और सिंक के चेंज करने से पहले. अगर चेंज करने के बाद सिंक का टेम्परेचर फाइंड करना हो तो इस टेम्परेचर से आप 100 डिग्री डिफरेंस कर दीजिए. आपको चेंज करने के बाद भी सिंक का टेम्परेचर कंफर्म हो जाएगा. पेज नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 9. Page number 8, problem number 9. An engine absorbs heat at a temperature of 1000 Kelvin and rejects heat at 600 Kelvin. If the engine operates at maximum possible efficiency. देखो यहाँ पे इंजन में कार्नोट वर्ड नहीं था, रिवर्सिबल हीट इंजन वर्ड नहीं था, बट
जैसे ही आप स्टेटमेंट इफ द इंजन ऑपरेट एट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी रिवर्सिबल और आइडल और कार्नोट इंजन के लिए आएगा। तो आपको यहाँ से इनडायरेक्टली हिंट है कि कार्नोट इंजन की प्रॉब्लम है। इफ इंजन ऑपरेट्स एट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंजन फॉर 2000 जूल हीट इनपुट। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे वर्क के लिए हिंट किया है। और एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन अगर आप यूज करेंगे, W वर्क डन टू हीट टेकन पर साइकिल, जो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 बाई T1 आप नोट कर सकते हैं। या इनडायरेक्टली आप यहाँ पे Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 कार्नोट साइकिल की कंडीशन को यूज करके Q1 गिवन है, T1 T2 गिवन है, Q2 फाइंड कर सकते हैं और डीज के डिफरेंस से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, चाहे जो स्टेप आप अप्लाई कर लें। तो यहाँ से आपको W फाइंड करना है, Q1 गिवन है और T1 T2 गिवन है। तो T2 600 एंड T1 1000 और Q1 वैल्यू 2000। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको जो चाहिए 800 आ रहा है। 800 सर। हाँ जी। नेक्स्ट दीज प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए। पेज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 39। A reversible Carnot engine is operated between temperatures T1 and T2, where T2 is greater than T1. ये आपको स्टेटमेंट में हायर टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पे गिवन। इंजन के लिए हायर टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर से हीट रिमूव होगा, लोअर टेम्परेचर को हीट प्रोवाइड होगा। जो मैंने डेरिवेशन आपको डिस्कस किया है, वहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर नोटेशन T1 था और सिंक का टेम्परेचर नोटेशन T2 था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गए। विद ए फोटोन गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज। लास्ट लेक्चर में आपको कार्नोट साइकिल की कंडीशन डिस्कस किया, दैट टाइम पे हिंट किया है एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कार्नोट हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड अमाउंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आइडल गैस जो कंसीडर किया था, फोटोन गैस भी आइडल गैस है, बट नेचर चेंज है कि हम क्लासिकल आइडल गैस की बात कर रहे हैं या आइडल बोस गैस की बात कर रहे हैं, नॉन रिलेटिव गैस फिल कर रहे हैं या रिलेटिविस्टिक फिल कर रहे हैं, जैसे ये डिफरेंस है। बट अभी भी है आइडल पार्टी यहाँ पे। तो नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस की वो रिलेटिविस्टिक है, फोटोन गैस है नॉन रिलेटिविस्टिक है, इस नेचर से वो इंडिपेंडेंट है। तो फोटोन गैस के लिए भी आप सेम इफिशियंसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे अगर आप नॉन रिलेटिव गैस को फोटोन गैस से रिप्लेस करते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑन एब्सोल्यूट स्केल। तो ओनली ये T1 T2 के नोटेशन चेंज होने से एक्सप्रेशन में चेंज हुआ, बाकी पार्ट सेम रहेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13। An idle Carnot engine extracts 100 joule from a heat source and dumps 40 joule to sink at 300 Kelvin. तो यहाँ पे Q1 आपको 100 जूल गिवन है, Q2 गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। फोर्टी जूल Q2 गिवन है और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिंक को हीट रिजेक्ट हो रहा है वो टेम्परेचर T2 दैट इज 300 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स T1 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइडल कार्नोट हीट इंजन वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो कार्नोट इंजन के लिए ये Q1 बाई T1 और Q2 बाई T2 कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको T1 फाइंड करना है, Q1 बाई Q2 इंटू T2, 100 बाई 40 इंटू 300, 750 केल्विन स्केल पे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 1। Efficiency of a perfectly reversible Carnot heat engine operating between absolute temperature T and 0। तो यहाँ पे सोर्स टेम्परेचर T1 T दिया है और सिंक टेम्परेचर 0 दिया है, एब्सोल्यूट स्केल सेंटीग्रेड में नहीं है। तो इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करना है, 1 माइनस T2 बाई T1 आप प्लेस करेंगे तो ये T2 0 होने से इफिशियंसी मैक्सिमम को अप्रोच करेगा, दैट इज 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 24। बहुत जल्दी से ट्राई करिए।
So 416.44 किलो जूल पर सेकंड। देखो स्टेटमेंट में जो आपको ये वैल्यूज प्लेस करनी है, एक बार थोड़ा क्लियर करेंगे सभी कैंडिडेट। जब Q1 Q2 और T1 T2 जो कार्नोट साइकिल की कंडीशन है Q1 by T1 इक्वल टू Q2 by T2 में हीट ट्रांसफर किस टेंपरेचर पे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि किसी भी डिवाइस जो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है तो किस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे हीट ट्रांसफर के नोटेशन सब क्या यूज कर रहे हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, चाहे वो हीट गिवन हो चाहे हीट रिजेक्टेड हो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। तो Q1 इज द हीट ट्रांसफर एट टेंपरेचर T1 एंड Q2 इज द हीट ट्रांसफर एट टेंपरेचर T2। अब उसमें चाहे जो नोटेशन आप यूज कर रहे हो, ये हीट पंप वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल मेंटेन्स द इनसाइड टेंपरेचर ऑफ ए हाउस एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड बाय सप्लाइंग 450 किलो जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे ये पर सेकंड में ये हीट का रेट दिया हुआ है। तो सपोज ये Q1 मैंने कंसीडर किया, Q1 by T, ये वैल्यू आपको यहाँ पे 450 दिया हुआ है। हीट का जो यूनिट है वो जूल, किलो जूल, कैलोरी आप यूज करेंगे, बट यहाँ पे पर सेकंड दिया हुआ है। तो Q1 by T आपको वैल्यू 450 किलो जूल पर सेकंड। टेम्परेचर T1 273 plus 22 on Kelvin scale. If outside temperature is T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, तो 273 केल्विन बन गया। The heat taken in kilojoule per second from the outside air is, तो आपको Q2 फाइंड करना, Q2 by T फाइंड करना है, किलोजूल पर सेकंड मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप कार्नोट साइकिल की कंडीशन अप्लाई करेंगे Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, तो यहाँ से आपको Q2 वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज Q1 by T1 into T2। पर सेकंड फाइंड करने के लिए आप टाइम से बोथ साइड में डिवाइड कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नो है, T2 273, T1 273 plus 22 और Q1 by T वैल्यू आपको 450 दिया हुआ है। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे तो 416.67 जो नियरली 417 में कन्वर्ट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। स्टेटमेंट में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो करेक्टली अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली करता है। हाँ जी बोलिए सर, इसमें जो एफिशिएंसी निकलेगी मतलब हीट इंजन की, वो इंजन गाड़ी नहीं कहा यहाँ पे, इंजन स्टेटमेंट को रीड करिए। कोई भी डिवाइस जनरली पूछा था, वर्क डन अपॉन Q1 निकलेगी। देखो जब इंजन के लिए आप वर्किंग चेक करेंगे तो इंजन का एफिशिएंसी ऑलवेज W by Q1 आएगा। Q1 हाई टेंपरेचर पार्ट से हीट टेकन है, तो यहाँ पे ये जो नोटेशन है ये Q1 पार्ट, हाई टेंपरेचर पार्ट आपको T1 है, T1 पे जो नोटेशन है वो आपको 450 किलो जूल कंसीडर करना है। बट ये हीट इंजन नहीं है, हीट पंप है। हीट पंप किसी भी डायरेक्शन में हीट को फ्लो करा सकता है। वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, वो लोअर से हायर को फ्लो करा रहा है या हायर से लोअर को फ्लो करा रहा है, वो कल मैंने आपको डिस्कस किया है पार्ट कि आप समर सीजन में कैसे आप उसको यूज करते हैं और विंटर सीजन में आप कैसे यूज कर रहे हैं। डिवाइस के डेली लाइफ में वो डिफरेंट वर्ड यूज हो सकते हैं कि कहीं आप जो रूम हीटर विंटर में आप यूज करते हैं और समर सीजन में आप एसी के वर्किंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे उस डिवाइस को यूज करें उस पर डिपेंड करेगा वर्किंग क्या आपको निकालना। जब इंजन वर्ड होगा तब एफिशिएंसी आप W by हीट टेकन ही आप फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 37। स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। So 37 का 2 NKV LN2। पेज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 37। N atoms of an ideal gas are enclosed in a container of volume V. The volume of container is changed to 4V while keeping the total energy constant. यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट ले रहे हैं आइडियल गैस के लिए, तो एक ही कंडीशन में ये कांस्टेंट होगा जब टेंपरेचर को आप कांस्टेंट ले रहे हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी आपको डिस्कस किया हुआ है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस इन यूनिट्स ऑफ N kB LN2 is where kB is Boltzmann constant. तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी dQ by T जो इनिशियल से आप फाइनल अप्लाई करेंगे, ये वर्क डन पार्ट से आपको फाइंड करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 0 बन जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम आपको प्रॉब्लम में गिवन है। जब ये रिजल्ट को अप्लाई करेंगे प्रेशर को नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में, जब आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लेंगे तब स्मॉल nr आपको यूज करना है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है तो n kBt आप यूज करें। यहाँ पे P by T को आप n kB
बाई वी नॉट कर सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम वी और फाइनल वॉल्यूम 4V, एन के बी एल एन 4V बाई वी दैट इज 4। लॉग प्रॉपर्टी से ये 4 को 2 पावर 2 नॉट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई मिलेगा। ये मल्टीपल फैक्टर वहाँ पे आपको फिल करना है तीन ब्लैंक्स में। ये मैंने आपको फिर से रिजल्ट फाइंड करा दिया। अगर आप एक्सप्रेशन को यूज करें तो n मोल्स के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन एंट्रोपी आपको ये फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए डिस्कस किया है। एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी बताया है ऑल प्रोसेस के लिए, उसमें आइसोथर्मल की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये टर्म प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 4V है, इनिशियल वॉल्यूम V है, और ये पार्ट आपको पहले डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ मोल्स और R को आप नोट करेंगे, ये रिकॉल करिए पहले डिस्कस किया हुआ है NaKB और Na आपको कैपिटल N बताया हुआ है। इस एक्सप्रेशन में अगर आप प्लेस कर देंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन मेमोराइज है तो उसमें जो पॉइंट्स पहले बताए हैं रिलेट करने के लिए वो वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, अदरवाइज फिर से सेम फॉर्म में फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 17, प्रॉब्लम नंबर 1। A Carnot engine operates between a heat source at 500 Kelvin and heat sink at 300 Kelvin. The temperature of the source is increased by 20 Kelvin. In order that the efficiency of engine remains unchanged, the temperature of the sink should be changed by. Suppose temperature of sink आप डेल्टा T से चेंज कर रहे हैं जिससे efficiency सेम रहे। तो यहाँ पे efficiency का एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे 1 minus T2 by T1 that is 1 minus 300 by 500। ये efficiency को सेम रखना है। अगर आप सोर्स का टेम्परेचर अमाउंट दिया इंक्रीज बाई, तो डिफरेंस दिया हुआ है तो 500 पहले था और इंक्रीज करेंगे तो 520, ये सोर्स टेम्परेचर बन गया। अब सिंक का टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सिंक शुड बी चेंज बाई, सपोज आप डेल्टा टी ले रहे हैं चेंज को, तो ये सिंप्लीफाई करके आप ये डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये रेशियो में 100 टाइम्स एलिमिनेट हो गया और ये 1 minus 3/5 जब एलसीएम लेंगे ये 2/5 में कन्वर्ट हो गया। 1 minus 300 plus डेल्टा टी divided by 520, 300 plus delta t by 520, 1 minus 2/5, 300 plus delta t divided by 520, that is 3/5. Then delta t is 3/5 into 520 minus 300. So simplify कर लीजिए। So 12. ये डिफरेंस प्लस आया है तो सेकंड ऑप्शन करता। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 23, प्रॉब्लम नंबर 6। पेज नंबर 23, प्रॉब्लम नंबर 6। A Carnot cycle operates as a heat engine between two bodies of equal heat capacity until their temperatures become equal। देखो मैंने जो आर्टिकल आपको हिंट किया था कार्नोट साइकिल के लिए, वहाँ पे आइडल एजम्पशन था कि आप आइडल रिजर्वायर्स ले रहे हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट अगर उन रिजर्वायर को आप किसी बॉडी से रिप्लेस करेंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो आपको मैंने आर्टिकल के टाइम पे हिंट किया हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट को फिर से रीड कर लीजिए। ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स एज ए हीट इंजन बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ पे टू रिजर्वायर वर्ड नहीं है, टू बॉडीज। बॉडी का टेम्परेचर जब उसको हीट सप्लाई करेंगे या हीट रिमूव करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट नहीं होगी और फाइनाइट हीट कैपेसिटी में हीट ट्रांसफर से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और स्टेटमेंट में मेंशन भी किया हुआ है टू बॉडीज ऑफ इक्वल हीट कैपेसिटी अंटिल देयर टेम्परेचर्स बिकम इक्वल। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तभी टेम्परेचर इक्वल होंगे। इफ द इनिशियल टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडीज आर T1 and T2 रेस्पेक्टिवली एंड T1 इज ग्रेटर देन T2 देन देयर कॉमन फाइनल टेम्परेचर। तो कार्नोट साइकिल के लिए आपको ये कंडीशन डिस्कस किया हुआ है। फॉर कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है और कार्नोट साइकिल के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स आपको 0 लेना है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस फॉर वर्किंग सब्सटेंस 0 बनेगा, ये पॉइंट आपको पहले बताया हुआ है, और डेल्टा एस फॉर टू बॉडीज ये पार्ट भी 0 बनेगा सराउंडिंग पार्ट के लिए। तो फर्स्ट बॉडी के लिए अगर हीट कैपेसिटी आप C ले रहे हैं, डी क्यू को आप नोट करेंगे हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर बाई टी, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक आप इंटीग्रल करेंगे। सेकंड बॉडी के लिए इनिशियल टेम्परेचर T2 से फाइनल टेम्परेचर TF तक आप इंटीग्रल करेंगे, बोथ का हीट कैपेसिटी सेम है। हीट कैपेसिटी कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म से ln T इंटीग्रल बनेगा, लिमिट प्लेस करेंगे तो TF by T1, सेकंड टर्म से ln TF by T2। अब लॉग प्रॉपर्टी से ये C को तो राइट में 0 में इंक्लूड कर दिया, तो ये पार्ट को लॉग प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्रोडक्ट में आप नोट कर सकते हैं TF स्क्वायर बाई T1 T2, और नेचुरल लॉग है, राइट साइड 0 है, ये की कंडीशन में 0 होगा जब ये रेशियो 1 बनेगा, और रेशियो 1 होगा तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। TF मस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। इसमें एक क्वेश्चन और साथ के साथ नोट कर लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 32 पे 20 भी डिस्कस करेंगे, 32 पेज पे ही 17 है। A heat engine is operated between two bodies that are kept at constant pressure. The constant pressure heat capacity Cp of the reservoir is independent of temperature. Initially, the reservoir at temperature 300 Kelvin and 402 Kelvin. If after some time they come to a common final temperature, the process remaining additive, what is the value of Tf? तो ये इस एक्सप्रेशन में T1 T2 की वैल्यू आपको प्लेस करनी है। तो Tf फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2, T1 402 एंड T2 300। ये स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, आपको रिजल्ट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जल्दी से स्टेप्स फॉलो करिए। पेज नंबर 32, प्रॉब्लम नंबर 20। आपको पीवी डायग्राम को टीएस डायग्राम में मैंने कन्वर्ट करना बताया था। यहाँ पे टीएस डायग्राम दिया हुआ है, पीवी डायग्राम आपको फाइंड करना है। ये आपको टीएस डायग्राम गिवन है, ए बी सी डी एरो आपको गिवन है। An ideal gas engine is run according to the TS diagram shown below, where the process from D to A is known to be isochoric. This process D to A is isochoric. For this process वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं PV इक्वल्स टू nRT, इस इक्वेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन P प्रोपोर्शनल टू T। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, D पॉइंट से जैसे ही आप A पॉइंट पे आ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? जी सर। इस टीएस डायग्राम में चेक कर लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन से आपको कंफर्म हो गया D पॉइंट पे जो प्रेशर होगा और A पॉइंट पे प्रेशर होगा, वो कंपेयर कर सकते हैं। D से A पे आने पे टेम्परेचर कंपेयर करें एंड डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो आप ये DA प्रोसेस के इक्विवेलेंट जो ऑप्शन है पीवी डायग्राम में वो आप चेक करें। D से A पे आने पे प्रेशर डिक्रीज करना चाहिए, वो ऑप्शन आप कंपेयर करिए। C और D ऑप्शन में D से A पे जाने पे प्रेशर रेज करता है, तो C और D बोथ ऑप्शन रॉन्ग हो गए। क्लियर हो गया? A पॉइंट पे और B पॉइंट पे प्रेशर को अगर आप कंपेयर करें, टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे तो TA इज लेस देन TD, सो PA इज लेस देन PD। ये पॉइंट से C एंड D ऑप्शन बोथ रॉन्ग हो गए। अब A और B में जाइए, D से A पे आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है बोथ ऑप्शन में, A में भी और B में। तो ये पॉइंट से B, ये पर्टिकुलर पॉइंट से आप A और B में ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, द corresponding cycle in the PV diagram will most closely resemble। अगर आप A to B और C to D डीज प्रोसेस को आप कंपेयर करें, इसमें आप A और B में जो 4 प्रोसेस दिए हैं, एक प्रोसेस तो आपको कंफर्म हो गया D to A वाला। अब अगर आप C to D प्रोसेस को कंपेयर करें, दोनों अपोजिट में जा रहा है। C से D पे जाने पे फर्स्ट ऑप्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट B ऑप्शन में C से D पे जाने पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जस्ट अपोजिट बिहेवियर है C से D पे जाने पे। इस प्रोसेस को अगर आप पहले चेक कर लें, हो सकता है कि आप इजीली ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएं। अब प्रोसेस CD आप यहाँ पे कंपेयर करें, ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर के लिए प्रोसेस CD इज आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब आप इक्वेशन ऑफ स्टेट ये फिर से अप्लाई करेंगे
तो बॉयल्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है और सी से डी पे जाने पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सी से डी पे जाने पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, एस सी इज लेस देन एस टी, डी पॉइंट पे एंट्रोपी हायर है। अब अगर ये आइडल गैस के लिए लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन डिस्कस किया है, उस एक्सप्रेशन पे जाएं, वहाँ पे 2 पार्ट आ रहे थे चेंज इन एंट्रोपी पार्ट में, एल एन टी एफ बाई टी आई और एल एन वी एफ बाई बी आई, ये सभी को रिकॉल हो रहा है। बाकी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को छोड़ दीजिए, ये लॉग फैक्टर में जाइए। एक जनरल प्रोसेस के लिए पार्ट मैंने बताया आइडल गैस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये पार्ट तो एक्सक्लूड हो गया। अब सेकंड पार्ट में आप चेक करिए, एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ये रेशो पॉजिटिव है, जब ये रेशो ग्रेटर देन 1 आए। अब अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये श्योरली फाइनल स्टेट में वॉल्यूम हायर होना चाहिए, तो जिस स्टेट में एंट्रोपी हायर है उस स्टेट में वॉल्यूम की वैल्यू हायर होनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? ये कंडीशन फुलफिल होगा सी से डी में, और इस डायग्राम से आपको कंफर्म है कि डी पॉइंट पे एंट्रोपी सी पॉइंट से हायर है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि डी पॉइंट पे जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो सी पॉइंट से हायर होनी चाहिए। अब जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू के लिए आपको कंडीशन कंफर्म हो गया कि डी पॉइंट पे प्रेशर सी पॉइंट के प्रेशर से लेस होना चाहिए। अगर ये इंटरप्रिटेशन आपको कंफर्म हो गया तो आप चेक कर सकते हैं, सी से डी पे जाने पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और ये प्रेशर नोटेशन है सर, ऊपर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना बी? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये गलत तो क्या है, बोला इनवर्सली था, नॉट करेक्टली हो गया। ये आप यहाँ पे आप चेक करिए, सी से डी पे जाने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये कंडीशन सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मैच है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है, ये पार्ट और दीज 2 पार्ट, वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मैच है। नेक्स्ट कॉलम, पेज नंबर 31, प्रॉब्लम नंबर 15, बहुत जल्दी से ट्राई करिए। पेज नंबर 31, प्रॉब्लम नंबर 15। जो पॉइंट्स मैंने आर्टिकल के टाइम पे प्रॉब्लम के थ्रू आपको सजेस्ट किए हैं, उनको जरूर रेफरेंस लिया करें, नहीं तो अपने ओल्ड मेमोरी बेस सॉल्व करने लगते हैं तो उससे मिस्टेक भी होता है और डाउट भी क्रिएट होता है। मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर कर लेंगे जो स्टेप्स आपने फॉलो किए। ए थर्मली 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडल गैस इज इनिशियली एट प्रेशर P0 and volume V0. The gas then undergoes a 3-stage cycle consist of the following processes. First, an isothermal expansion till it reaches volume twice V0 and heat Q flows into the gas. Second, an isochoric compression back to the original volume V0. And third, isochoric increase in pressure till the original pressure P0 is regained. साइक्लिक प्रोसेस है, बट जो आपको पीवी डायग्राम दिया है वो शेप को अगर आप कंपेयर करें तो आप इजीली एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब भी कर्व लाइन आएगी वहां पे आप एरिया का टी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये पॉइंट पे टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम आपको प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है। इस पॉइंट पे प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर T0 दिया। फर्स्ट जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से इस पॉइंट से आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस पॉइंट तक, टेम्परेचर यहाँ पे सेम, बट इस पॉइंट पे वॉल्यूम ट्वाइस भी है। फिर आइसोबारिक, ये प्रेशर P0/2 पे कंप्रेस किया, फिर प्रेशर P0 तक इसको आइसोकोरिक प्रोसेस में सेम टेम्परेचर के लिए इंक्रीज किया है। तो ये आपको 3 स्टेज साइकिल आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, बट इसका अगर आप एरिया फाइंड करने लगे इस साइकिल प्रोसेस का तो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एरिया कैलकुलेट हो जाता तो आप इफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने ए नोट कर दिया, यहाँ पे बी, ये सी, ए से बी तक ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम है। बी से सी तक आइसोबारिक प्रोसेस है P0/2 पे, और सी से ए तक आइसोकोरिक प्रोसेस है V0 पे। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर Q दिया हुआ है ए से बी प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर ए से बी तक आप हीट ट्रांसफर फाइंड करें तो वो Q दिया हो रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जिसमें आपका हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस। तो QAB
हीट ट्रांसफर प्रोसेस ए टू बी इज क्यू, ये प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में गिवन है। अगर आप बीसी प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर फाइंड करें, जो आप ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए हीट ट्रांसफर जो आप फाइंड करेंगे तो इसको आप सीपी डीटी यूज कर सकते हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर के लिए आप सीपी डीटी आप यूज करेंगे। मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू 5/2, 1 मोल के लिए 5/2 R1, स्टेटमेंट में 1 मोल मेंशन किया होगा। ये सभी को कंफर्म होना चाहिए, मोर टाइम ये कंसेप्ट डिस्कस करें। तो सीपी 5/2 R आउटसाइड इंटीग्रेशन मैंने नोट कर दिया। बी से सी तक आप इंटीग्रल करेंगे टेम्परेचर पार्ट के लिए, तो बी पॉइंट पे भी टेम्परेचर पता है और आपको सी पॉइंट पे टेम्परेचर स्टेटमेंट में T0/2 दिया हुआ है। डायग्राम आप चेक करिए, तो टेम्परेचर डिफरेंस आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो 5/2 R एज सच, ये टेम्परेचर T0 से T0/2 तक आप इंटीग्रल करेंगे, तो T0/2 माइनस T0, तो ये डिफरेंस आपको नेगेटिव बनेगा। तो ये मैंने आपको ये हिंट किया था कि वैल्यूज जब आप एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, बट किसको आप Q1 में कंसीडर करेंगे, किसको आप Q2 में कंसीडर करेंगे, ये चेक करने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या हीट ट्रांसफर पॉजिटिव है, क्या हीट ट्रांसफर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये आपको नेगेटिव आ गया। अभी थर्ड प्रोसेस के लिए और हीट ट्रांसफर चेक कर लें, C2A के लिए। C2A आइसोकोरिक प्रोसेस पे हीट ट्रांसफर है, जिसको आप CVDT नोट कर सकते हैं। CV वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 R होगा 1 मोल के लिए। सी पॉइंट पे टेम्परेचर T0/2 है और ए पॉइंट पे टेम्परेचर T0 है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस को हीट ट्रांसफर होगा, हीट गिवन होगा, तभी ये रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं, तभी टेम्परेचर रेज करेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंस इससे पॉजिटिव आएगा, तो 3RT0/4। तो 3 प्रोसेस था, 3 प्रोसेस के हीट ट्रांसफर आपको यहाँ पे पता चल गए। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ से हीट टेकन बाई वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स होगा, दैट इज Q1, और Q1 में जो अमाउंट पॉजिटिव है वो ऐड करेंगे, एक तो Q और एक 3RT0/4। ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। जो अमाउंट नेगेटिव है वो हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप Q2 में इंक्लूड करेंगे, तो 5RT0/4। अब दीज का डिफरेंस करेंगे तो W फाइंड हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, Q प्लस 3RT0/4 माइनस 5RT0/4। और इफिशियंसी फाइंड करने के लिए W बाई हीट टेकन, ये आपको डेफिनेशन बताया। ये 4 LCM लेंगे, ऑप्शन पे जाइए तो ऑल ऑप्शन में 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 4Q, और ये डिफरेंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2RT0, Q1 वैल्यू 4Q प्लस 3RT, ये ऑप्शन में आप कंपेयर करें, डी ऑप्शन करते हैं। अगर किसी पॉइंट पे किसी कैंडिडेट को डाउट है तो डिस्कस करें। बाकी ऑल पॉइंट्स मैंने आर्टिकल के टाइम पे सजेस्ट किए हुए हैं कि जरूरी नहीं कि आपको Q1 Q2 सिर्फ एक ही प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर हो रहा हो, हीट टेकिंग बाय वर्किंग सब्सटेंस हो, और अनदर सिंगल प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस हो, मोर देन 1 प्रोसेस में हो सकता है। तो आप पहले कंफर्म करेंगे कि क्या पार्ट में हीट टेकन है और क्या पार्ट में हीट रिजेक्शन है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यूज आप इंक्लूड करके Q1 Q2 में आपको प्लेस करना है। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस हो गए, सेकंड लॉ पे भी सम क्वेश्चंस आपको डिस्कस हो गए, 2 डिवाइसेस आपको डिस्कस हो गए, उसके स्टेटमेंट बता दिए। थर्ड लॉ से पहले यहाँ पे मैं मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी सम प्रॉब्लम्स के लिए, और थर्ड लॉ के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए भी मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन हो सकता है बुक में डिफरेंट मेथड से आप स्टडी किए हो, यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से आप मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, और ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी रिकॉर्ड होगा। जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सिस्टम के थर्मल प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस बनेंगी वो डेफिनेशंस दैट टाइम पर रिकॉर्ड होंगी। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल तो थोड़ा यहाँ पे एनालॉजी करें। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिए होंगे, हो सकता है मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ लिए हों। पोटेंशियल वर्ड आप लोग 12th लेवल से पढ़ते आ रहे होंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिक्स में आपने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वर्ड पढ़ा होगा, EMT में 12th लेवल पे भी पोटेंशियल वर्ड पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे और PG लेवल पे और यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल वर्ड डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ा होगा फिजिक्स के। तो अगर आप एनालॉजी करें और वहाँ पे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को कंपेयर करें, तो पोटेंशियल अगर मैकेनिकल पोटेंशियल की हम बात करें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इसको कंपेयर करें तो बोथ का यूनिट डिफरेंट आता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल का यूनिट चेक करेंगे वहाँ कुछ और यूनिट है, मैकेनिकल पोटेंशियल में कुछ और यूनिट बनेगा। बट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम डिफरेंट सिस्टम्स के रिगार्डिंग पोटेंशियल्स को हम चेक करने लगे तो उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, बट उनका यूनिट सेम आएगा। ये पॉइंट आप थोड़ा अलर्ट रहेंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक फील्ड से अनदर फील्ड में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का यूनिट चेंज हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर फील्ड में हम किसी सिस्टम्स के लिए अगर हम पोटेंशियल को चेक करने लगे तो वो उसका यूनिट मैच करेगा। अब अगर आप
मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पे जाएं तो डेफिनेशन चेंज हो गया, हो सकता है कि वहाँ पे यूनिट फिर से आपका चेंज हो जाए। तो जैसे जैसे आप फील्ड चेंज करेंगे पोटेंशियल का फॉर्म, पोटेंशियल का यूनिट चेंज हो जाएगा। बट एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए चाहे डिफरेंट सिस्टम्स को आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे यूनिट चेंज है। अब एनालॉजी करेंगे, अगर आपको मैकेनिकल पोटेंशियल पता हो तो मैकेनिकल फील्ड में कोई भी सिस्टम की आपको प्रॉपर्टी फाइंड करना हो तो आप मैकेनिकल पोटेंशियल से आप फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिकल पोटेंशियल से आप मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट से आप फोर्स फाइंड कर लेंगे। फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन में नोट करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इसको वन टाइम इंटीग्रल कर लें तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, यहाँ से इसको वन टाइम इंटीग्रल कर लें तो मोमेंटम पता चल गया। मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई, टोटल एनर्जी पता चल गया। तो जो भी रिजल्ट मैकेनिकल फील्ड में आपको फाइंड करना होगा आप मैकेनिकल पोटेंशियल से फाइंड कर सकते हैं। सिस्टम को मैकेनिकल फील्ड में स्टडी करना होगा तो आप मैकेनिकल पोटेंशियल से स्टडी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़े भी होंगे, पहले आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा, फोर्स कैलकुलेट किया, फिर कूलॉम्स लॉ के डेफिनेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन डिफाइन किए, जो वेक्टर का पार्ट है, आप उन्हीं रिजल्ट्स को फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से फाइंड किए होंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में सिस्टम की प्रॉपर्टीज को फाइंड करना हो, सिस्टम को स्टडी करना हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। सिमिलर अप्रोच मैकेनिकल पोटेंशियल, तो वही एनालॉजी वर्ड यहाँ पे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के लिए, क्योंकि फील्ड चेंज है यहाँ पे थर्मोडायनामिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को हम एनालॉजी करने लगे तो यूनिट चेंज हो जाएगा। बट पोटेंशियल वर्ड इसलिए आया कि थर्मोडायनामिक्स में अगर आपको थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पता हो तो सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स आप स्टडी कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी पॉइंट हिंट किए आगे क्लियर रहेंगे कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि जो यहाँ पे पोटेंशियल्स होंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, उनमें कोई एक भी पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा तो सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स आप स्टडी कर सकते हैं, इसलिए वर्ड पोटेंशियल आया। बाकी आप यूनिट अगर आप कंपेयर करने लगे मैकेनिकल पोटेंशियल से और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से तो यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है उनका यूनिट चेंज हो जाएगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। बट इस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में जितने भी आप पोटेंशियल्स पढ़ेंगे उन सबका यूनिट आप सेम लेंगे। तो फर्स्ट पोटेंशियल यहाँ पे आप इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कोई न्यू कांसेप्ट नहीं है, आप इंटरनल एनर्जी आपसे पहले मोर टाइम आपने प्रॉब्लम भी फाइंड कर लिया तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन भी किया हुआ, उसके रिगार्डिंग मोर पॉइंट्स आपको बताया। ये बेसिक डेफिनेशन में आपको बताया था, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये आपको बताया हुआ कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, मैथमेटिकल कंडीशन आपको इसका बताया हुआ है। इंटरनल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट है, इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाइंड करेंगे, चेंज फाइंड करेंगे तो जीरो आएगा, ये सब आपको हिंट किया हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इंटरनल एनर्जी वर्ड से आपको पता चल गया, जो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ते तो सारे पॉइंट्स एक साथ आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, बट वो पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं है। अब इंटरनल एनर्जी से कैसे सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स स्टडी करना है उसके लिए आपको कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की रिक्वायरमेंट है। कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो फर्स्ट लॉ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ प्रोसेस के लिए करेक्ट है, उसका फॉर्म सेम रहेगा। बट जो सेकंड लॉ है उसके फॉर्म में मॉडिफिकेशन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया है। अगर आप ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नोट कर रहे हैं कंबाइंड फॉर्म को तो dq इज इक्वल टू TdS, ये आपको पार्ट बताया हुआ है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्वलिटी साइन बताया। अब अगर dq को फर्स्ट लॉ से रिप्लेस करेंगे तो वो du प्लस dw में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये पार्ट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर आप रिवर्सिबल और रिवर्सिबल बोथ प्रोसेस के लिए इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगा, इक्वलिटी साइन रिवर्सिबल के लिए और इक्वलिटी इरिवर्सिबल के लिए। बट यहाँ पे जो हम पहले रिजल्ट फाइंड करेंगे इसको एक्सप्रेशंस को फाइंड करने के लिए वो इक्वलिटी साइन है। देखो यहाँ पे जो हम जो भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे इस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल वाले पार्ट में, ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसको मैं रिकॉल करा रहा हूँ जिससे फिर से किसी को डाउट यहाँ पे राइज ना हो। पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए रिजल्ट फाइंड करते हैं, फिर उनको हम क्लोज और ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगा वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, मींस जो यूनिवर्स की कंडीशन थी वो आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होगी। तो बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ प्रोसेस के लिए नोट कर दिया। अब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप यूज करके चलेंगे तो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन आपको पता चलेगा। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड करें तो du इज इक्वल टू TdS माइनस dw। और इस वर्क डन को आप अगर हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए जो आपसे पहले पढ़ते आ रहे हैं तो आप इसको PdV नोट कर सकते हैं। ये कोई पॉइंट न्यू नहीं है, ये मोर टाइम आपको हिंट हो गया है। तो फर्स्ट लॉ का जो फॉर्म आपसे पहले पढ़ रहे थे यहाँ पे dq को सिर्फ एंट्रोपी चेंज से रिलेट किया, इक्वलिटी साइन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यहाँ से अगर आपको किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता हो तो सिस्टम का टेम्परेचर आप फाइंड कर सकते हैं। इस चेंज वाली इक्वेशन को आप यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशंस आपको रिक्वायर्ड होंगे। इन दिस केस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल s एंड v। अब these two वेरिएबल से अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो del u by del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एक्सप्रेशन टेम्परेचर के लिए। अब इस एक्सप्रेशन पार्ट इसी पार्ट में अगर आप एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दें तो del u by del v एट कांस्टेंट s, ये माइनस v बनेगा। तो p कैन बी रिटन एज माइनस del u by del v एट कांस्टेंट s। इस एक्सप्रेशन से these two एक्सप्रेशंस फाइंड करने में किसी को कोई डाउट तो नहीं?
पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। जब मोर देन वन वेरिएबल से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का रिजल्ट आपको फाइंड करना हो तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। फर्स्ट सम में वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो ये पार्ट एक्सक्लूड हो गया, du by ds t बन गया, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड कराएं तो यहाँ पे परफेक्ट डेरिवेटिव नहीं आएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। टेम्परेचर आपको फाइंड हो गया, इंटरनल एनर्जी का गिवन होगा, प्रेशर आपको फाइंड हो गया। अब डीज को रिलेट करके आप इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सम डेफिनेशंस इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में पढ़ी हुई हैं। इस इंटरनल एनर्जी से आप सीवी कैलकुलेट कर सकते थे, ये डेफिनेशन आपको पहले बताया हुआ है। तो सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स आप इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में आपको मैक्सवेल रिलेशंस भी ड्राइव करते जाना है। मैक्सवेल रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जितने भी ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हैं वो ऑल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स परफेक्ट डिफरेंशियल्स की कंडीशन को फॉलो करेंगे। ये स्टेट फंक्शन होंगे, पॉइंट फंक्शन होंगे, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशिएबल होंगे। तो इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स दीज टू रिजल्ट्स में आपने फाइंड कर दिया, अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो एस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव है। अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप इसको और डिफरेंशियल कर दें तो डेल बाई डेल वी ऑफ डेल यू बाई डेल एस, ये आप फाइंड कर दें तो ये डेरिवेटिव बनेगा डेल टू यू बाई डेल वी डेल एस। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको ये डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू टी है। तो इस टेम्परेचर का पार्शियल डेरिवेटिव वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, बट यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर चेंज करना है। इट मींस अगर आपको यहाँ पे पहले एस के रेस्पेक्ट में था, फिर वी के रेस्पेक्ट में, अब यहाँ पे पहले वी के रेस्पेक्ट में और फिर एस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो डेल बाई डेल एस ऑफ डेल यू बाई डेल वी, जब डेल यू बाई डेल वी करेंगे तो एस कांस्टेंट है, और जब डेल बाई डेल एस करेंगे तो वी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू आपको डेल यू बाई डेल वी, ये दिस इज माइनस पी, तो माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड होगा। सिंस u is an exact differentiable, so second order derivatives of internal energy must be independent of order of independent variable. It means these two derivatives same आने चाहिए, और जैसे ही आप ये सेम करेंगे आपको मैक्सवेल रिलेशन फाइंड हो गया। रिकॉल करिए ग्रेशन लेवल पे या 12th लेवल पे मैक्सवेल के 4 थर्मोडायनामिक रिलेशंस आपने पढ़े होंगे, उनमें वन रिलेशन इस फॉर्म में पढ़ा होगा। अगर आपको नंबरिंग मेमोराइज करना है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने पहले से नंबरिंग मेमोराइज किया है, अगर वो नंबरिंग रिकॉल हो रहा हो तो आपने ये फॉर्म मैक्सवेल के फर्स्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन के लिए पढ़ा हो। मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, अगर नंबरिंग जो पहले मेमोराइज किया है अगर उससे कोई डाउट नहीं है तो आप कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन है तो यहाँ पे फर्स्ट नोट भी कर सकते हैं। बाकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको किस रिलेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन पहले बताया हुआ है, इंटरनल एनर्जी के सम पॉइंट्स बताए हुए हैं। ये चेंज वाली इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यूज करके आपको थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स कैसे फाइंड करना है, मैक्सवेल रिलेशंस कैसे फाइंड करना है वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट जो रिमेनिंग थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स यहाँ पे आप नोट करेंगे तो उनके लिए आपको सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी फाइंड करने पड़ेंगे। ये तो स्टेप्स रिपीट करने ही है, आपको थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स भी फाइंड करने हैं और आपको ये मैक्सवेल रिलेशंस का फॉर्म भी फाइंड करना पड़ेगा कि अनदर मैक्सवेल रिलेशन कैसे ड्राइव होगा, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे सम लेस स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जब कोई न्यू थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पढ़ेंगे तो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसके थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स कैसे फाइंड करने हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन ऑल थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। देखो एक पॉइंट और यहाँ पे अलर्ट रहेंगे, एक पॉइंट पे अगर आपने नंबरिंग पहले मैक्सवेल रिलेशन का मेमोराइज किया हुआ है तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को भी आप ऑर्डर में ही मेमोराइज करें। पहले इंटरनल एनर्जी, फिर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, फिर एंथैल्पी, फिर गिब्स फ्री एनर्जी, ये 4 पोटेंशियल्स यहाँ पे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में। तो अगर आपने पहले मैक्सवेल रिलेशन का नंबरिंग मेमोराइज किया हुआ है, नंबरिंग से आपने उनको डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये नंबरिंग इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले इंटरनल एनर्जी, फिर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, फिर एंथैल्पी और फिर गिब्स एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी से फर्स्ट रिलेशन बन जाएगा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से सेकंड मैक्सवेल रिलेशन बनेगा, एंथैल्पी से थर्ड मैक्सवेल रिलेशन और गिब्स एनर्जी से फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। अगर नंबरिंग मेमोराइज नहीं किया है तो चाहे जिस ऑर्डर में आप उनको कर सकते हैं। तो नंबरिंग को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे नोट सेकंड पोटेंशियल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। बाकी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको किस रिलेशन की रिक्वायरमेंट है। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी सम बुक्स में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सम बुक्स में इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी नोटेशन यूज हो सकता है।
पहले भी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के लिए मैंने 2 नोटेशन आपको सजेस्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, मैंने आपसे पहले हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का नोटेशन बताया, उसका डेफिनेशन नहीं बताया, तो यहाँ पे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी is defined as U minus Ts. Helmholtz energy is defined as U minus Ts. अब ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। समटाइम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेशन हो सकता है स्टेटमेंट में डिफाइन किया हो, बट जब डिफाइन नहीं किया होगा तो ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब इससे चेंज वाली इक्वेशन आप फाइंड करेंगे, इसको डिफरेंशियल करेंगे, इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस के लिए चेंज फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में डी ए, राइट साइड के लिए डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। बट आपको यहाँ पे 2 पोटेंशियल का कंसेप्ट आ रहा है, एक इंटरनल एनर्जी का और एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का। बट कोई एक अगर नोन होगा उससे थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करना है तो आपको अनदर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को एलिमिनेट करना है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए आप कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डी यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को यूज करके डी यू को आप एलिमिनेट करेंगे, और इनफाइनिटेसिमल प्रोसेस ले रहे हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं। ये डेफिनेशन ऑलवेज करेक्ट है, बट जब इसमें डी यू को एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फॉर इनफाइनिटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस। और जैसे ही आप रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट लेंगे तो डी यू कैन बी रिटन एज टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू, और यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम के लिए पी डी, तो इक्वलिटी साइन रिवर्सिबल पार्ट से इंक्लूड हो गया। देन चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कैन बी रिटन एज टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो टी डी एस सम कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपको चेंज इनफाइनिटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस के चेंज के लिए ये इक्वेशन आपको पता चलता है। ये डेफिनेशन में रिवर्सिबल का रेफरेंस नहीं था, बट यहाँ पे अब रिवर्सिबल का रेफरेंस है क्योंकि इस टर्म में इक्वलिटी साइन इंक्लूड करके ये रिजल्ट आपने फाइंड किया है। तो ये जो स्टेप आपने यहाँ तक फॉलो किए हैं वो यहाँ पे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको डायरेक्ट बता दें। इसके आगे के स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। आपको प्रेशर अगर फाइंड करना है, अगर इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो चेंज इन टेम्परेचर 0 बनेगा, देन डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, और पी कैन बी रिटन एज डी ए बाई डी वी बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, तो डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट। सिमिलर वे में आप एंट्रोपी फाइंड करेंगे, माइनस डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, और दीज 2 डेफिनेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। जो एक कॉमन स्टेटमेंट मैंने पहले ही हिंट कर दिया कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से जो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी आपको किसी सिस्टम के लिए पता है तो उसका प्रेशर एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। अब एंट्रोपी से भी कुछ न्यू डेफिनेशंस बनेंगी, उनसे आप रिजल्ट को आगे कंटिन्यू करके आप सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टडी कर सकते हैं। अब आपको अगर मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन फाइंड करना है तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की आपको रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। डेल टू ए बाई डेल टी डेल वी, अगर आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेल बाई डेल टी ऑफ डेल ए बाई डेल वी, और डेल ए बाई डेल बी आप यहाँ से चेक करेंगे तो माइनस पी आपको मिलेगा, तो माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट, डेल टू ए बाई डेल वी डेल टी, डेल बाई डेल वी ऑफ डेल ए बाई डेल टी, माइनस डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट। फिर से ये स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करेंगे, यू के प्लेस पे ओनली हेल्महोल्ट्ज एनर्जी वर्ड आ जाएगा, सिंस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, these second order derivatives आप सेम लेंगे। जैसे ही आप ये इक्वेट करेंगे, माइनस माइनस ये साइन एलिमिनेट हो गया, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट ये कांस्टेंट वी, ये कांस्टेंट। ये आप सेकंड मैक्सवेल रिलेशन पढ़े। ऐसा हो सकता है जब आप ये मैक्सवेल रिलेशन पहले पढ़े हो तो जो मैंने लेफ्ट साइड नोट किया है हो सकता है वो राइट में हो, और जो राइट में वो लेफ्ट में। बाकी ये कांस्टेंट नोटेशन सेम रहे होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोटेशन सेम रहे होंगे, और जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आपके नोटेशन सेम है। तो कैसे आपको यहाँ पे ये मैक्सवेल रिलेशंस फाइंड करना है आपको ये कंफर्म हो गया। बट क्योंकि यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए फिर से ये चेंज वाली इक्वेशन को आप यूज करेंगे, और यहाँ पे फ्री जो वर्ड आया है इसका मीनिंग क्या है ये आपको यहाँ पे कंफर्म होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ये इक्वेशन को फिर से कंसीडर कर रहा हूँ, इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस को डिफाइन करने के लिए। डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ये चेंज वाली इक्वेशन को रेफरेंस ले रहा है।
अगर आप इस चेंज वाली इक्वेशन में ये टर्म को एक्सक्लूड कर दें, देखो जब भी हम कोई न्यू डेफिनेशन को फिजिकली सिग्निफाई करते हैं तो जो नॉन डेफिनेशंस होती हैं उनसे उसको रिलेट करते हैं न्यू डेफिनेशन को। यही पार्ट मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको सजेस्ट किया था। अब आप चेक करिए, आपने अब तक जितने भी थर्मोडायनामिक्स में डेफिनेशंस पढ़े हैं, क्या ये टर्म का कोई डेफिनेशन पढ़ा है? बोलिए। नो सर। जो मैं पॉइंट हिंट कर रहा हूँ उससे आगे आपको मोर टाइम तक ये पॉइंट आपको मैं हैबिट में रहेंगे, इसलिए आपको पहले ही हिंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप बुक को जब आप रेफरेंस लेते हैं तो बुक में रीजन नहीं बताता कि मैं ऐसा क्यों डिफाइन कर रहा है। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। टीडीएस जरूर पढ़ा है हीट ट्रांसफर के लिए, बट यहाँ पे एसडीटी है, तो अब तक ये डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ा। जब डेफिनेशन नहीं पढ़ा तो आपको इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन डेफिनेशन में आपको ये डिफाइन करना है। बट ये पीडीवी जरूर आपने पढ़ा है, रिकॉल करिए। ये डेफिनेशन मैंने बताया, वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, बताया था फॉर इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ के टाइम पे जो डीडब्ल्यू था उसको टू पार्ट में ब्रेक करके बताया, डीडब्ल्यू1 और डीडब्ल्यू2, बट डीडब्ल्यू1 आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट रहा है, वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को पीडीवी के डेफिनेशन में आप रिलेट कर सकते हैं, ये नॉन डेफिनेशन है। तो ये पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे आप कंडीशन ले सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और जैसे ही आपने आइसोथर्मल कंडीशन यूज किया तो dt पार्ट 0, dt पार्ट 0 होने से चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी माइनस पीडीवी हो गया। अगर इस माइनस को डीए के साथ इंक्लूड कर लें तो ये पीडीवी बन गया, और पीडीवी आपको बताया था वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फिजिकली सिग्निफाई होगा। अगर सिस्टम वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जितना वर्क करेगा उतना ही अमाउंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उतना ही अमाउंट उसकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में डिक्रीज है। माइनस मींस डिक्रीज, डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे हो जाए। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आप नोट कर सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या फिजिकली सिग्निफाई करेगा। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी is such that decrease in it gives the maximum amount। पहले स्टेटमेंट नोट कर लें, फिर इसमें जो सम वर्ड है उनको मैं भी हिंट करूंगा। डिक्रीज इन इट गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंडीशन आपको यहाँ पे बताया, ये पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए आइसोथर्मल। और स्टार्टिंग में ये इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन और यहाँ पे आपने इंक्लूड किया है रिवर्सिबल प्रोसेस का। ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये तो इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के लिए है। अगर लार्ज चेंज फाइंड करना होगा तो इसको इंटीग्रल करेंगे इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, जो आपको यहाँ पे हिंट हो गया, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो इरिवर्सिबल के लिए आप लेस अमाउंट में वर्क डन फाइंड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क है, ये मैक्सिमम पार्ट जो आपको बता रहा है वो रिवर्सिबल के लिए है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम वर्ड आया, यहाँ प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में जितना चेंज होगा, अगर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो सिस्टम पे वर्क होगा। जितना सिस्टम पे वर्क होगा, 10 जूल सिस्टम पे अगर वर्क हुआ सराउंडिंग से, तो उसका हेल्महोल्ट्ज आइसोथर्मल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो उसका सिस्टम का हेल्महोल्ट्ज एनर्जी 10 जूल से इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे 50 जूल वर्क करता है तो 50 जूल हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे सजेस्ट किया, बट प्रोसेस का कंडीशन है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप आइसोथर्मल के अलावा कोई और प्रोसेस लेंगे तब जरूरी नहीं कि आपको ये जितना हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज हो रहा है उतना ही सिस्टम वर्क करे। और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो जितना सिस्टम यहाँ पे फ्री एनर्जी में जितना चेंज होगा उससे लेस अमाउंट में वर्क करे। और ये जो वर्ड है यहाँ पे फ्री, तो जो एनर्जी है सिस्टम का उसको आप 2 पार्ट में नोट कर सकते हैं। इस अमाउंट में जो इंटरनल एनर्जी पार्ट है सिस्टम का, अगर यहाँ पे इस डेफिनेशन पे जाएं तो यू कैन बी रिटन एज ए प्लस टी एस। तो दिस एनर्जी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 2 एनर्जीज, ए इज नोन एज फ्री एनर्जी, बट ये कंडीशनल रिजल्ट है। फ्री एनर्जी यहाँ पे हम क्या प्रोसेस की कंडीशन ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्री एनर्जी फाइंड लेटेंट एनर्जी। एक लेटेंट हीट का कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, लेटेंट जिसको आप डिटेक्ट ना कर पाए, तो यहाँ पे वर्ड है लेटेंट एनर्जी। सिस्टम की एनर्जी को आप अगर यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो फ्री एनर्जी होगा। यूजफुल फॉर्म में उसको वर्क में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे। सिस्टम से किसी अनदर पार्ट पे वर्क करा के आप चेक कर सकते हैं कि उसका कितना पार्ट एनर्जी का आपने फ्री कर दिया, तो ये फ्री एनर्जी वर्ड आएगा। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट एनर्जी इज नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी, अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी और लेटेंट एनर्जी।
तो ये पार्ट यहाँ पे हिंट हो गया। तो किसी सिस्टम की एनर्जी का कितना पार्ट आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है वो फ्री एनर्जी वर्ड इसलिए आया क्योंकि उसका वर्क में आप डिफाइन करते हैं। बट हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फ्री एनर्जी जो आगे आप डिस्कस करेंगे, तो टू टाइप ऑफ फ्री एनर्जी है, क्योंकि किसी सिस्टम से हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हम किस प्रोसेस के थ्रू वर्क करा रहे हैं। तो आइसोथर्मल आइसोप्रोस पार्ट के लिए, आइसोथर्मल पार्ट के लिए ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में कंडीशन आएगा, और गिब्स एनर्जी जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या कंडीशन हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में आप इंटरनल एनर्जी से अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की सम इन्फॉर्मेशन आपने पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन पेज पे इंटरनल एनर्जी के पार्ट आ गए। और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का ये डेफिनेशन आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर चेंज वाली इक्वेशन पे जाएंगे, जो कंडीशंस यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू होंगी। मैक्सवेल रिलेशन ड्राइव हुआ, फिर ये आपको ये पार्ट और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे रिलेट करना पड़ा है, क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उससे क्या फिजिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, एंथैल्पी। और एंथैल्पी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करें। तो एंथैल्पी का भी डेफिनेशन अब से पहले डिस्कस नहीं हुआ है, पहले आपको डिफाइन करना है, फिर मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करना है, कैसे थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे, मैक्सवेल रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या ये आपको फिजिकली सिग्निफाई करेगा। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज H is equal to U plus PV। फिर से यहाँ पे इनफाइनेटिसिमल प्रोसेस के लिए चेंज फाइंड करेंगे, और साथ में रिवर्सिबल की कंडीशन, क्योंकि DU को फिर से एलिमिनेट करना है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, और इनफाइनेटिसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस। DH is equal to DU plus PdV plus VdP। तो DU को आप कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवर्सिबल फॉर्म पार्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। ये पार्ट सेम है, DU को मैंने कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो लास्ट टू पोटेंशियल में यूज हो गया है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यहाँ पे प्लेस कर दिया। PdV पार्ट कैंसिल आउट हो गया, देन चेंज इन एंथैल्पी और इनफाइनेटिसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिटन एज TdS प्लस VdP। अब थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए यहाँ से टेम्परेचर फाइंड करेंगे एंथैल्पी से, तो डेल H बाई डेल S एट कांस्टेंट P। V आप फाइंड करेंगे डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट S। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लाइक दिस आप नोट कर सकते हैं। अब आपको अगर मैक्सवेल रिलेशन फाइंड करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप फाइंड करें। कैसे फाइंड करना है वो मेथड तो सभी को सजेस्ट हो गया, फाइंड कर सकते हैं मैक्सवेल रिलेशन। लास्ट टू पोटेंशियल्स में मैक्सवेल रिलेशन फाइंड करना बताया है, और फाइंड कर सकते हैं। यस तो सर। या अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो ये चेंज वाली इक्वेशन अगर आपको पता रहे तो इससे आप डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने ये फाइंड किया, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपने S के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया हुआ है, तो इस टेंपरेचर का P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम का S के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई साइन में चेंज नहीं है, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट मैक्सवेल रिलेशन फाइंड हो गया। डेल T बाई डेल P एट कांस्टेंट S इज इक्वल टू डेल V बाई डेल S एट कांस्टेंट। यही आपने थर्ड मैक्सवेल रिलेशन पढ़ा होगा। बाकी आपको अगर ऑल स्टेप्स फॉलो करने हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, फिर आप नोट करेंगे एंथैल्पी इज एक्सैक्ट डिफरेंशिएबल, सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, तब आप ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। बट किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने वो स्टेप पहले सजेस्ट किया हुआ है, चाहे तो आप इसको फिर से नोट कर सकते हैं। अगर नंबरिंग पे जाएंगे तो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। एग्जाम में अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो ये जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आप स्किप कर देंगे, तो लेस टाइम में रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। ये टर्म आपको इक्वेट करना था, इक्वेट करेंगे तो ये पार्ट आपको फाइंड हो जाएगा। डेल यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखो V आपने फाइंड किया तो यहाँ पे मिस्टेक है, P आएगा। क्लियर है? यस सर। अब करेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल S और P है, तो S और P के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है। अब करेक्ट है। अब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट करना है, और फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट करने के लिए आपको फिर से ये इनफाइनेटिसिमल प्रोसेस के चेंज वाली इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP। तो दीज टू टर्म में आप कंपेयर करें, ये टर्म आपने डेफिनेशन पढ़ा है पहले, ये डेफिनेशन अब तक नहीं पढ़ा, ये टर्म का डेफिनेशन पहले नहीं आएगा, तो आप न्यू डेफिनेशन को ओल्ड के टर्म्स में आप डिफाइन करेंगे। तो जब ये आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए आप आइसोबारिक प्रोसेस की कंडीशन ले सकते हैं। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस
प्रेशर कांस्टेंट होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो बनेगा, और जैसे ही आपने चेंज इन प्रेशर जीरो किया तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू टीडीएस, एंड दिस टीडीएस बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल के लिए आपको पहले बताया हुआ है कंडीशन, दिस टर्म कैन बी रिटन एज dq बट फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ये सब सभी को क्लियर होना चाहिए। और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर को आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन टेंपरेचर मान कर सकते हैं। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से कंफर्म रहेगा कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा। एंथैल्पी पार्ट आपको क्या बताएगा, दिस इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज जितना अमाउंट एंथैल्पी में चेंज होगा उतना ही कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर करेगा सिस्टम। इसी पार्ट से एंथैल्पी का जो डेफिनेशन पहले पढ़ रहे थे, इसका सीपी का, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का, अपने पहले डेफिनेशन पढ़ा था डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पे बता एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। आगे कहीं अगर रिक्वायर्ड हो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड करना हो तो दीज टू डेफिनेशंस अब आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए आपको ये पॉइंट यहाँ पे नोट करा दिया, चाहे तो स्टेटमेंट आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं नोट कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, enthalpy is such that change in it represents the amount of heat transfer, और heat given to the system भी आप वर्ड यूज कर सकते थे, heat transfer at constant pressure। अगर सिस्टम की एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो सिस्टम को हीट इनवर्ड फ्लो करेगा कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो सिस्टम हीट को रिजेक्ट करेगा। देखो अगर आप गैसीय सिस्टम का रेफरेंस ले रहे हैं तो मोस्टली गैस के लिए आप टू मोर पॉपुलर प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं टू प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगा, इसके अलावा भी सम प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो सकता है। बट आप जब आप आइडियल गैस पढ़े होंगे तो टू टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी और टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट सभी ने पढ़ा होगा, सीपी और सीवी। बट इसके अलावा भी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट हो सकता है, बट मोर पॉपुलर आप दीज टू पढ़ते हैं। और मेयर फॉर्मूले से आपको ये कंफर्म है कि सीवी से हायर वैल्यू सीपी का होता है। रीजन भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे सीवी के लिए जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेस अमाउंट में हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा सिस्टम के टेंपरेचर का, सिस्टम का टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए, क्योंकि सीपी पार्ट में सम अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड हो जाएगा, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हायर अमाउंट की रिक्वायरमेंट, जो अमाउंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो सिस्टम का टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे आपको मोर हीट सप्लाई करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम गैसीय सिस्टम को रेफरेंस लें तो सीपी वैल्यू में मोर हीट ट्रांसफर आप कर रहे हैं, तो एंथैल्पी को आप टोटल हीट फंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, एच को एंथैल्पी को टोटल, क्योंकि यहाँ पे मोर हीट ट्रांसफर हो रहा है सीपी के लिए। एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज टोटल हीट फंक्शन और टोटल हीट कंटेंट। टोटल वर्ड इसलिए आएगा कि सी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड कर रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मोर हीट सप्लाई करना है। एच इज आल्सो नोन एज टोटल हीट फंक्शन और टोटल हीट कंटेंट। तो ये पॉइंट्स आपको आगे रिक्वायर्ड होंगे, डेफिनेशंस कहीं रिक्वायर्ड होंगी तो अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 पोटेंशियल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए, उनसे मैक्सवेल रिलेशन कैसे फाइंड करना है वो डिस्कस हो गया, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको यहाँ पे हिंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी और गिव्स पोटेंशियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, इसको आप कैपिटल जी से डिफाइन करें, रिप्रेजेंट करें। डेफिनेशन, गिव्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज G is equal to H minus TS। H को अगर आप रिप्लेस करेंगे U plus PV, एक डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में आपको यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब U minus TS जो अभी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बताया था, ये टर्म आप चेक करें, U minus TS हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है। तो 3 डेफिनेशंस गिव्स पोटेंशियल के लिए, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए आप यूज कर सकते हैं, A plus PV। इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि गिब्स से पहले 3 पोटेंशियल्स आपने पढ़े हैं, इंटरनल एनर्जी,
एंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो these 3 पोटेंशियल के टर्म्स में गिब्स एनर्जी यहाँ पे डिफाइंड हो गया। फॉर इनफाइनाइटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप चेंज फाइंड करेंगे। फॉर इनफाइनाइटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करना है। तो du पार्ट को पहले इसको चेंज फाइंड करें, फिर du को जो एलिमिनेट करेंगे वो सेम पार्ट से रिप्लेस करेंगे जो आपने लास्ट 2 और 3 पोटेंशियल्स के लिए यूज किया है। dg इज इक्वल टू du, किसी भी पार्ट से फाइंड करें, मैं इससे फाइंड कराऊंगा कि du आप फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के फॉर्म से आप इजीली एलिमिनेट कर ले रहे हैं। तो du प्लस pdv प्लस vdp माइनस tds माइनस sdt, by using combined form of first and second law of thermodynamics for reversible process, du can be written as tds minus pdv। तो यहाँ से सम टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये tds कैंसिल आउट हो गया, pdv कैंसिल आउट हो गया, देन चेंज इन गिव्स एनर्जी dg इज इक्वल टू vdp माइनस sd। ये इक्वेशन आपको चेंज वैल्यू फाइंड हो गया फॉर इनफाइनाइटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, जिसमें ओनली ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम कंडीशन आप यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको थर्मोडायनामिकल रिजल्ट फाइंड करना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें तो V कैन बी रिटन एज डेल G बाई डेल P एट कांस्टेंट T। अगर आपको एंट्रोपी फाइंड करना है तो ये माइनस डेल G बाई डेल T एट कांस्टेंट P। तो ये आपको वॉल्यूम और एंट्रोपी पता चले। अब एंट्रोपी से सम रिजल्ट्स पहले आपने फाइंड किए हैं, तो मोर थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स आप these पोटेंशियल से फाइंड कर सकते हैं। गिब्स एनर्जी से, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से कैसे स्टेप्स फॉलो करने वो आपको हिंट होगा। अगर गिब्स एनर्जी से फिर से आपको मैक्सवेल रिलेशन, जो फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन बचा है वो फाइंड करना है, फिर से यहाँ पे आपको वन टाइम और डिफरेंशियल करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वन टाइम और आपको यूज करना है। डेल टू जी बाई डेल टी डेल पी एंड डेल टू जी बाई डेल पी डेल टी। यहाँ पे टी और पी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेल बाई डेल टी ऑफ डेल जी बाई डेल पी फाइंड करने के लिए आपको v का डिफरेंशियल करना है, डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट t। डेल टू जी बाई डेल पी डेल टी, डेल पी के रेस्पेक्ट में एंट्रोपी का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट t। जी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है, तो दीज टू वैल्यूज इक्वेट करेंगे और जैसे ही आपने ये इक्वेट किया, यहाँ से मैक्सवेल का रिलेशन आपको पता चल गया, डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस डेल एस बाई डेल p एट कांस्टेंट t। दिस इज मैक्सवेल फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। तो कैसे थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स फाइंड करने हैं वो आपको यहाँ पे कंफर्म होगा। गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन भी आपको पता चल गया। बट अगर आप ये ऐसे डिफरेंस इनफाइनाइटेसिमल चेंज वाली इक्वेशन को अगर आप यूज करें तो इससे आप इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नॉट नहीं कर सकते। ना तो आपको ये डेफिनेशन पता है, ना आपको इस टर्म का डेफिनेशन पता है। और जब these 2 टर्म का डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर फॉर्म से आप ये चेंज इन गिब्स एनर्जी को आप रिलेट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? इस फॉर्म से आप गिब्स एनर्जी को फिजिकली सिग्निफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नोन डेफिनेशन आपको नहीं पता है। these 2 टर्म का आपको डेफिनेशन यहाँ पे नहीं कंफर्म है। तो फिजिकली सिग्निफाई करने के लिए ये डेफिनेशन आप यूज करेंगे और इस डेफिनेशन में जब आप ये du को एलिमिनेट कर रहे हैं तो की बार लाइक du को एलिमिनेट करें जिससे यहाँ पे गिब्स एनर्जी के चेंज में कोई नॉन डेफिनेशन वाला टर्म प्रेजेंट हो जाए। मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि जब dw को आप pdv यूज करते हैं तो उन सिस्टम के लिए उसको अप्लाई करते हैं जिनमें आप प्रेशर अप्लाई करके डिटेक्टेबल चेंज इन वॉल्यूम फाइंड होगा। इट मींस मोर कंट्रीशन या टोटल कंट्रीशन वहाँ पे वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम है। सम सिस्टम्स लाइक दिस भी होंगे जिनमें अदर देन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम भी कंट्रीब्यूट करें। सम सिस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें दोनों टर्म कंट्रीब्यूट करें। तो हम इसमें जनरल डेफिनेशन इंक्लूड करेंगे वर्क डन का, जिसमें वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम भी आएगा और वर्क डन ड्यू टू अदर देन चेंज इन वॉल्यूम भी आएगा। तो गिब्स एनर्जी के इस वाले पार्ट को यहाँ पे यूज करेंगे फिजिकली सिग्निफाई करने के लिए। dg इक्वल टू du प्लस pdv प्लस vdp माइनस sdt माइनस tds। ये आपको गिब्स एनर्जी के डेफिनेशन से इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस के लिए चेंज बता दिया। बट अब की बार इस du को जब एलिमिनेट करेंगे फॉर इनफाइनाइटेसिमल रिवर्सिबल प्रोसेस की बार लाइक दिस सिस्टम के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं जिसमें अदर देन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम भी कंट्रीब्यूट करे। बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, TDS इज इक्वल टू du प्लस dw। और इस dw को बोथ टाइप ऑफ वर्क डन में इंक्लूड करेंगे। ये आपको नोट कराया था du प्लस dw1 प्लस dw2। और ये रिकॉल करिए फर्स्ट लॉ के टाइम पे जब ये फॉर्म बताया उसको रेफरेंस लीजिए। तो ये फर्स्ट टर्म तो बताया वर्क डन ड्यू टू चेंज इन साइज और चेंज इन वॉल्यूम, और dw2 अदर देन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम बताया। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन
du can be written as TdS minus PdV plus dW2. इट मीन्स अगर आप गैसीय सिस्टम ले भी रहे हैं तो हो सकता है कि वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करें और वहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स हों, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट करें वहाँ पे मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हों, मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो तब ये दोनों टर्म कंप्यूट करें। तो dg इज इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस dW2, ये सर माइनस का dW2 होगा माइनस dW2 प्लस PdV प्लस VdP माइनस SdT माइनस TdS। तो TdS कैंसिल आउट हो गया, PdV कैंसिल आउट हो गया, देन dg कैन बी रिटन एज माइनस dW2 प्लस VdP माइनस SdT। अगर आप फिर से कंपेयर करें तो इस वाले पार्ट में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गया है, जो इस वर्क डन में पहले आप इसको एब्सेंट करके चले। इसको फिजिकली सिग्निफाई करने के लिए ये टर्म तो आप फिजिकली सिग्निफाई नहीं कर सकते हैं, ये टर्म नहीं रिलेट कर सकते, बट वर्क डन से इसको रिलेट कर सकते हैं। वर्क डन का डेफिनेशन आपको पहले से करना है। फॉर आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल से चेंज इन टेम्परेचर 0 और आइसोबारिक से चेंज इन प्रेशर 0, तो ये दोनों टर्म एक्सक्लूड हो गए। देन dg इज इक्वल टू माइनस dW2 और माइनस को आप dg के साथ इंक्लूड कर लें, देन dW2 एंड दिस dW2 इज वर्क डन ड्यू टू अदर देन चेंज इन वॉल्यूम। ये आपको फर्स्ट लॉ के टाइम पे नोट करना है। वर्क डन वॉल्यूम का कंडीशन एक्सक्लूड हो गया यहाँ से, तो वर्क डन उसके अलावा जो पार्ट होगा वो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, इंडक्शन की वजह से, उसके अलावा चेंज इन वॉल्यूम के अलावा जो कंडीशन है वो यहाँ पे। तो अगर आप सिस्टम से चेंज इन वॉल्यूम की वजह से वर्क डन ऑब्टेन कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो जितना सिस्टम की एनर्जी में चेंज होगा वो फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज होगा, उतने अमाउंट से जितना वर्क डन करेगा उतना अमाउंट सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बट आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में सिस्टम जितना वर्क करेगा उतने अमाउंट से सिस्टम की गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। वो आपको यहाँ पे दोनों में कंडीशन डिफरेंट है और वर्क से रिलेट तो है बट वर्क भी डिफरेंट टाइप का है, एक में ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, एक में अदर देन ड्यू टू चेंज इन, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप नोट करेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी is such that decrease in it, माइनस पार्ट से ये डिक्रीज बढ़ा रहा है, डिक्रीज इन इट गिव्स द, फिर से ये जो हमने इक्वलिटी साइन लिया था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिया, तो अभी भी यहाँ पे आप मैक्सिमम वर्ड यूज कर सकते हैं वर्क डन का, या प्रोसेस में आपको रिवर्सिबल प्रोसेस वर्ड यूज कर सकते हैं। डिक्रीज इन इट गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट, ये चाहे तो मैक्सिमम वर्ड आप हटा भी सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल से आपको पता चल जाएगा उतने अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू अदर देन चेंज इन वॉल्यूम। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस, तो यहाँ पे मैंने 4 पोटेंशियल्स डिस्कस कर दिए, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस कर दिए, उनसे 4 मैक्सवेल रिलेशंस ड्राइव कर दिए, कैसे थर्मोडायनामिक स्टडी करना है, उन थर्मोडायनामिक रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए एक्सप्रेशंस क्या होंगे, कैसे फाइंड करना है, वो आपको मेथड डिस्कस होगा। तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पे मैं हिंट कर रहा हूँ, यही स्टेप्स आप फिर से रिपीट कर सकते हैं जब आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया और थर्मोडायनामिक्स में मैंने जो सिस्टम लिया है वो आइसोलेटेड सिस्टम लिया है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी चेंज होगा ना मैटर चेंज होगा, वो मैंने आपको पहले किया हुआ है। बट अगर इन्हीं प्रोसेस में आप क्लोज सिस्टम के लिए इनको अप्लाई करने लगते या ओपन सिस्टम के लिए इनको अप्लाई करने लगते, तो वो डेफिनेशंस आपको क्लोज और ओपन सिस्टम की पहले अप्लाई की आपको डिस्कस की हुई है। एक पार्ट और जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक माइनर चेंज होगा, जो आगे ये फिर से मुझे डिस्कस नहीं करने पड़ेंगे, जब प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड होंगे। जैसे आपको ये चेंज वाली इक्वेशन फाइंड करनी है या रिलेशंस फाइंड करनी है, तो इनमें कांस्टेंट के नोटेशंस क्या होंगे, ये आपको इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। ओनली कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक माइनर चेंज होगा, जिससे वहाँ पे डबल इंडिसेस आ सकते हैं कांस्टेंट में। तो यहाँ पे अभी 2 टर्म्स को आपने फाइंड किया, तो वहाँ पे 3 टर्म्स आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और फॉर सिस्टम्स ऑफ वेरिएबल मास, जिनमें मैटर एक्सचेंज होगा।
अभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टर्म बताया था dq इज इक्वल टू tds, और इस dq को आपने du प्लस dw नोट किया था। अगर इसको इनइक्वलिटी में नोट कर लें तो ये फॉर्म बनता है। अभी भी ये मैंने यूज किया, बस dw में एक माइनर चेंज किया। dw को कभी मैंने dw1 यूज किया, दैट इज pdv। अभी लास्ट में से गिव्स फ्री एनर्जी में मैंने 2 वर्क डन यूज किया और उसमें dw2 का फॉर्म शो नहीं किया। सम सिस्टम्स आप जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म पढ़ा होगा, तो ये फॉर्म में dw1 तो pdv हो गया, और जो dw2 है वहाँ पे आपने म्यू dn पढ़ा होगा। अगर आप ये रिकॉल करें अपने एमएससी के सिलेबस से, तो ये आपने कंबाइंड फॉर्म पढ़ा होगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, और मोस्टली बुक में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं तो इक्वलिटी साइन के लिए हो सकता है आपको पढ़े। ये रिकॉल हुआ सभी को ये एक्सप्रेशन? तो यहाँ पे जो माइनस म्यू dn टर्म है, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू चेंज इन पार्टिकल्स। अगर आप 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल्स को, 2 डिफरेंट केमिकल पोटेंशियल वाले पार्टिकल सिस्टम्स को केमिकली यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे या उसको कांटेक्ट में लाएंगे, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मैटर एक्सचेंज होगा। तब तक मैटर एक्सचेंज होगा जब तक दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जो ये म्यू है यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल है, तो जब सेम होगा तो कितना अमाउंट चेंज हुआ। अगर मास मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा था तो सिस्टम मोर वर्क करेगा, बट अगर मैटर एक्सचेंज होगा तो की बार से लेस वर्क, तो यहाँ पे माइनस लिया हुआ है। तो अगर ये कंबाइंड फॉर्म आप यूज करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे जब आप du को एलिमिनेट करते हैं तो tds माइनस pdv प्लस म्यू dn बन जाता है। du कैन बी रिटन एज tds माइनस pdv प्लस म्यू dn। ये पार्ट आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कई बार यूज करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के। तो मेथड आपको पता चल गया। अगर आपको ये रिप्लेस करना हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो आप चेक करें, मैं ये हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप फिर से रिलेट करते चले जाएं। इस du को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस म्यू dn आ गया, तो एक टर्म यहाँ पे और ऐड होता चला जाएगा म्यू dn। जब आप यहाँ से आप हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से प्रेशर फाइंड करेंगे, तो अभी तो यहाँ पे आपने सिर्फ सिंगल कांस्टेंट लिया था, अब की बार n और t दोनों कांस्टेंट आपको लेना है, तो यहाँ पे एक और इंडिसेस आपको इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपका n और b आ जाएगा। क्लियर रहेगा? तो तब डबल कांस्टेंट आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसी से अगर एक और डेफिनेशन आपको म्यू कैलकुलेट करना होगा, तो ये के टर्म्स में म्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो डेल बाई डेल बनता है। ये चेंज ओनली होते चले जाएंगे आगे, डबल कांस्टेंट्स का नोटेशन आएगा और इस म्यू की डेफिनेशन बनती चली जाएगी। ये क्लियर रहेगा सभी को? बाकी पार्ट ओनली आपको रिपीट करना है, क्योंकि मुझे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से मैक्सवेल रिलेशन डिस्कस करने थे, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना था, इसलिए मैंने अभी ये टर्म को एक्सक्लूड किया। बाकी अगर आप प्रॉब्लम्स में कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाएंगे किसी थर्मोडायनामिक पैरामीटर का, जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में भी हो सकता है कि कहीं पे ऐसे सिस्टम के लिए अप्लाई करना हो जहाँ पे आप मैटर को एक्सचेंज कर रहे हो, तब ये टर्म आपको इंक्लूड हो जाएगा। सिंगल कांस्टेंट से पहले आप डबल कांस्टेंट जाएंगे, और एक केमिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन भी आपको इन पोटेंशियल में रिलेट हो जाएगा। बाकी और कोई चेंज नहीं, तो ये रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आपको ये कंबाइंड फॉर्म में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। क्यों आया वो मैंने आपको बताया। इन पोटेंशियल से आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस फाइंड करेंगे। किस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप 4 पोटेंशियल में किस पोटेंशियल आपको आप यूज करेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को यूज करेंगे, गिब्स एनर्जी को यूज करेंगे, वो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी प्रोसेस के इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करेंगे इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। जैसे आपको अगर प्रोसेस दिया हो आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस से आप यहाँ पे हिंट हो गया, आइसोथर्मल से dt0, आइसोकोरिक से चेंज इन वॉल्यूम। अब आप कंपेयर करें 4 पोटेंशियल्स में, हो सकता है कि रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी किस पोटेंशियल पे जाएं, बट ये आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पोटेंशियल में आ रहे होंगे उस पोटेंशियल के टर्म्स में आपको ये प्रोसेस की कंडीशन को डिफाइन करना है। तो आप कंपेयर करें, यहाँ पे गिब्स एनर्जी में P और T इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एंथैल्पी में S और P इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में आइए T और V आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फॉर आइसोथर्मल के लिए T कांस्टेंट, आइसोकोरिक के लिए V कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बना। बट जो इक्वेशन अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया था माइनस PdV माइनस SdT, यहाँ पे एक रेफरेंस है, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वलिटी साइन है। तो ये कंडीशन अभी जो मैंने बताया वो रिवर्सिबल के लिए। अगर इस प्रोसेस को आपको जनरलाइज करना हो, ये कंडीशन को जनरलाइज करना हो, तो फिर से अगर आप ये स्टेप्स को रिपीट करते चले जाएं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पार्ट आप यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू पार्ट, तो आपको यहाँ पे इस चेंज वाली इक्वेशन का आइडिया मिल जाएगा। बट एक और इजी स्टेप है, आपको मैंने बताया कि ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अप्लाई कराएं, और आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती। तो फाइनल स्टेट में या तो ये कांस्टेंट रहेगा एस वैल्यू, या ये इंक्रीज करेगा। जब फाइनल स्टेट में ये इंक्रीज करेगा तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और जब डिक्रीज करेगी तो चेंज वैल्यू लेस देन 0 आएगा। तो ये आप जनरलाइज बोथ प्रोसेस के लिए इसको कंबाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी फॉर आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। जो पॉइंट मैंने सजेस्ट किया, ये इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए था, तो इससे चेंज एग्जैक्टली 0 बन रहा है। बट अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आप इंक्लूड करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, चेंज नेगेटिव आएगा,
अभी हिंट किया कि लेस वर्क होता है, और जितना अमाउंट पहले 10 जूल वर्क हो रहा था, रिवर्सिबल में चेक करेंगे तो सपोज 9 जूल वर्क हुआ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो वैल्यू होगी इतने अमाउंट से, वो आपकी बार फाइनल स्टेट में लेस बनेगी। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि नेगेटिव बन जाएगा डिफरेंस। तो ये आपको इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल मैंने दोनों कंबाइन कर दिए। इक्वलिटी साइन रिवर्सिबल के लिए आएगा, और ये इनइक्वलिटी वाला जो साइन है वो इरिवर्सिबल के लिए आएगा। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे रिमेनिंग कंडीशंस। लीव कर सकते हैं ना सर? हाँ जी सर 1 2 3 बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। 4:30 से लेक्चर है सर। ओके सर। मैं एग्जिट करता हूँ।